जय हिंद दोस्तों, शार्प फोकस के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वो प्रोग्राम है जहां पे हम ब्रेकिंग न्यूज के अंदर की कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, आज मैं जो आपको बताऊंगा वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, 3-4 दिन पहले हो चुकी है। लेकिन फिर आप सोचेंगे मेजर साहब, आप ये पुरानी घिसी पिटी बातें हमें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज के अंदर भी एक ब्रेकिंग न्यूज होती है, ब्रेकिंग न्यूज के पीछे भी एक स्टोरी होती है। और शार्प फोकस जैसे प्रोग्राम में हम आपको यही चीजें बताते हैं। ऐसा नहीं कि ताजा करारी खबरें आपको पेश करी, नहीं, इसके पीछे की कहानी क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। अब मैं फिर आता हूं पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर, और किस तरीके से अफगानिस्तान का मामला इमरान खान के लिए भारी पड़ गया। इमरान खान ने बड़े ढोल शामियाने के साथ सबको अनाउंसमेंट कर दी, तालिबान आ गए, अब ठीक हो जाएगा, शरिया नाफिज होगा, इस्लामी राज होगा, आजादी हो गई अफगानिस्तान में। साहब, इमरान खान साहब ऐसे खुश हो गए कि जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो। लेकिन अब वो चीज, अब वो खुशी, अब वो सपोर्ट, अब वो सहयोग तालिबान के लिए पाकिस्तान को महंगा पड़ रहा है, और पाकिस्तान को मार पड़ रही है। और कैसे कैसे कहां कहां से ये मार पड़ रही है, वो आज के एपिसोड का मौजू है। आज के एपिसोड का वो जिसको कहते हैं दिल है, उसका कोर है, उसका क्रक्स है। सबसे पहले इमरान खान नियाजी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, एक टर्किश चैनल पे यानी कि तुर्की के टीवी चैनल पे जाते हैं कुछ दिन पहले, और यह बोलते हैं कि साहब, हम यानी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी सरकार तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रही है। यह वीडियो देखिए छोटा सा, उसके बाद मैं वापस आता हूं और मैं आपको समझाता हूं कि यह कितनी बड़ी गलती है। The Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups. What we hope is that this the TTP. Are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. On surrendering or reaching yes, on a reconciliation process. Is the Afghan Taliban helping you in this process? In the sense that the talks are taking place in Afghanistan. In that sense, yes. So there is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. आपने देखा दोस्तों किस तरीके से जो तुर्की का एंकर था वो पूछ रहा है, क्या आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बात कर रहे हैं? उसको अचंभा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में यह अचंभा नहीं हुआ। पाकिस्तान में लोगों को यह बुरा नहीं लगा कि वो किस तरीके से पेश कर रहे हैं अपने मुल्क का मौजू, अपने मुल्क का नैरेटिव किस तरीके से पेश कर रहे हैं। उनको इस चीज का बुरा लगा कि साहब, एक तो आप उन वहशी दरिंदों के साथ बात कर रहे हैं, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। दूसरी चीज, हमें यह चीज पता लग रही है, कहां से? एक फॉरेन चैनल से, यानी तुर्की के टीवी चैनल से पता लग रही है। आपने हमें, यानी कि इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को इस लायक नहीं समझा, पाकिस्तानी पार्लियामेंट को इस लायक नहीं समझा कि यह मामला जो है, इसका डिस्कशन जो हो वो पार्लियामेंट में हो। इमरान खान नियाजी ने पाकिस्तानी कौम को इतना लायक नहीं समझा कि कौम से खिताब करे और टेलीविजन पे जाए और सबको यह बताए कि दोस्तों हम यह करने की सोच रहे हैं और इसका एक कारण है। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा करा क्यों। इमरान खान शुरू से ही अपनी चमड़ी बचाता हुआ आ रहा है कि कहीं फंस ना जाऊं मैं। और कैसे बचा रहा है अपनी चमड़ी? विदेशी टीवी चैनल को इंटरव्यू देके उसने क्रेडिबिलिटी खरीद ली, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया की क्रेडिबिलिटी इतनी है नहीं। पाकिस्तानी मीडिया पे कोई विश्वास नहीं करता। और तुर्की का टीवी चैनल, तुर्की ज्यादा दूर नहीं है पाकिस्तान से, तुर्की का टीवी चैनल में इंटरव्यू के लिए उनको बुलाना या उनको इंटरव्यू देना, यह सिग्नल करता था कि मैंने डिप्लोमेसी और स्टेट्समैनशिप शुरू कर दी। डिप्लोमेसी किसके साथ? बातचीत किसके साथ दोस्तों? तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक आतंकवादी गिरोह है, एक दहशतगर्द गिरोह है जिसने पाकिस्तानी फौजियों के सर काटे और उनके साथ फुटबॉल खेली। उसके साथ इमरान खान नियाजी कह रहे हैं कि मैं बातचीत करूंगा। 16 दिसंबर का वो वाकया याद है आपको, जब
एपीएस पेशावर, आर्मी स्कूल पेशावर में मासूम बच्चों को तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मारा था। करीब 130-140 मासूम बच्चों को जान से मार दिया था, उनके गले काट दिए थे। हां दोस्तों, वही तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और उसके बाद भी, उस खौफनाक और दर्दनाक वाकये के बाद भी, जिसके इंडियन पार्लियामेंट में, भारतीय पार्लियामेंट में जिसने कंडेम करा और यहां पे साइलेंस हुआ था, 1 या 2 मिनट का यहां पे मौन रखा गया था भारतीय पार्लियामेंट में उन बच्चों की याद में, मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि इमरान खान उन दरिंदों के साथ कैसे बात कर सकता है। इसने ट्वीट भी करा था। बच्चों के कत्ल होने के 1-2 महीने के बाद इमरान खान नियाजी उस समय ऑपोजिशन में था, इसने ट्वीट करा था कि हमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, हमें बात करनी चाहिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इमरान खान को पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, यह हर समय आतंकवादियों की बात क्यों करता है? ऐसा क्यों लगता है कि आतंकवादियों का प्रधानमंत्री है, यह एक मुल्क का प्रधानमंत्री नहीं है। कभी यह लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद की बात करता है, कभी यह तालिबान की बात करता है, कभी और अलकायदा वगैरह की बात करता है, कभी यह तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करता है। यह कभी पाकिस्तान, जो कि एक मुल्क है, खुद मुख्तार मुल्क है, एक एटमी ताकत है, उसकी कभी बात नहीं करता। यह सिर्फ दहशतगर्दों के फायदे की बात करता है। अब इससे हुआ क्या है दोस्तों? काफी चीजें हैं जिसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है, सिंपली बिकॉज इमरान खान कैनॉट कीप हिज माउथ शट। इमरान खान अपना मुंह बंद रख नहीं सकते, और इसका टैक्स लग रहा है पाकिस्तान की आवाम पे। डॉलर 172 पार कर चुका है पाकिस्तान में, यानी 172 रुपए पाकिस्तानी रुपए जब दीजिए तब $1 मिलेगा। यह पाकिस्तान में बेड़ा गर्क कर दिया इमरान खान ने, लोगों को खाने के लाले वहां पे पड़ रहे हैं। और डॉलर महंगा क्यों हो रहा है? इसकी कई वजूहात हैं, इसके कई फैक्टर्स हैं, इसके कई कारण हैं, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि कहीं, और ये मेरा तजिया है, ये मेरा एनालिसिस है, मुझे ऐसा लगता है कि पेशावर और कराची में कहीं ना कहीं अफगान रेफ्यूजीज बैठे हैं जो भारी मात्रा में डॉलर्स खरीद के वापस अफगानिस्तान डाल रहे हैं। अफगानिस्तान में डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, अफगानिस्तान में डॉलर्स भेज रहे हैं, क्योंकि तालिबान को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? तालिबान को सबसे ज्यादा इस वक्त डॉलर चाहिए, और डॉलर उसके पास है नहीं। और ये जो पैसा है, ये कैसे आ रहा है? ये आ रहा है चरस अफीम गांजे का पैसा। ये चरस अफीम गांजे का जो पॉपी उगाते हैं, जो कोकेन बनाते हैं, हेरोइन बनाते हैं, ये अफगानिस्तान का सबसे बड़ा धंधा है। ये डाल रहे हैं पाकिस्तान में, वहां से पाकिस्तानी रुपए ले रहे हैं, उस पाकिस्तानी रुपए से डॉलर खरीद रहे हैं। ये मैं सोचता हूं, ऐसा हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे दिमाग और दिल की बात है। इसीलिए पाकिस्तान में डॉलर की कदर इतनी ज्यादा गिर गई है, और भी काफी वजूहात। इनके एक्सपोर्ट्स बिल्कुल जमीन पे आ चुके हैं। जीएसपी प्लस, जो इनको एक स्पेशल फैसिलिटी दी गई थी यूरोपियन यूनियन, हमने पिछली बार भी डिस्कस करा था, जीएसपी प्लस वापस लेने की धमकी है। 22 यूएस कांग्रेसमैन ने यह बात कह दी है कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं और अफगान तालिबान के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं। इससे जो इन्वेस्टर है, जो पाकिस्तान का लोकल इन्वेस्टर है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, वो परेशान हो गया है। उसको यह लगने लगा है कि साहब अब होगा क्या, हम तो फंस गए। तो दोस्तों यह चल रहा है पाकिस्तान में। दूसरी तरफ यह डर बैठ गया है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाते हैं, अगर पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका सैंक्शंस लगा देता है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा, क्योंकि चीन तो उनको पैसे देगा नहीं। चीन ने कभी पाकिस्तान को आज तक पैसे नहीं दिए, चीन ने सिर्फ लोन दिया है। और पाकिस्तान का लोन दोस्तों इस वक्त 150 अरब डॉलर पहुंच चुका है। 150 अरब डॉलर का लोन पाकिस्तान के ऊपर है, उस पाकिस्तान के ऊपर जिसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 10 से लेकर 12 बिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं है, उसमें से भी आधा कर्ज है। समझ लीजिए, रेमिटेंसेस उनके पहले से कम हो गए, यानी कि जो बाहर से पैसा आता था, जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे, वो बहुत कम हो गए। लेकिन इमरान खान, जिसको यह चाहिए कि अपनी इकोनॉमी ठीक करे, अपनी मैशत ठीक करे, अपनी अर्थव्यवस्था ठीक करे, वो इमरान खान परेशान हो रखा है। तालिबान को पैसा क्यों नहीं देते? तालिबान को आप रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते? तालिबान को आप सपोर्ट क्यों नहीं करते? चलो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बात करेंगे। मुझे यह बात समझ में नहीं आई, और मैं खान साहब से डायरेक्टली बोलना चाहता हूं, खान साहब, दहशतगर्दों से बात नहीं की जाती, उनको जान से मारा जाता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान, यानी कि रियासत पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सामने हथियार डाल दिया और सरेंडर कर दिया। और अगर इन्होंने सरेंडर कर दिया
तो पहली बार तो नहीं कर रहे होंगे। 16 दिसंबर 1971 में भी इन्होंने सरेंडर करा था। सरेंडर की एक इनकी पुरानी आदत है, इन्होंने हथियार डाल दिया। आप कभी सोच सकते हैं दोस्तों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कभी सोच सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री यह बोले कि नहीं, हम बड़े परेशान हो गए, पुलवामा हो गया, उड़ी हो गया, मुंबई हो गया, 26/11 अक्षरधाम के अटैक हो गए, पार्लियामेंट के अटैक हो गए, हजारों लोग हमारे मर गए, चलो एक काम करो, हाफिज सईद को बाइज्जत दिल्ली बुलाते हैं, मौलाना मसूद अजहर को, दाऊद इब्राहिम को बाइज्जत दिल्ली बुलाते हैं और इनसे बातचीत करते हैं, चलो इनसे बातचीत करेंगे। आप कभी सोच सकते हैं, अपने सपनों में सोच सकते हैं आप? हिंदुस्तान कभी ऐसा नहीं करेगा। यही चीज जो आप हिंदुस्तानी अपने सपनों में नहीं सोच सकते, वो इमरान खान नियाजी हकीकत में कर रहा है। इसको कहते हैं अपने ही मुल्क, अपने ही कौम की पीठ में खंजर घोंपना। अब दोस्तों अभी खबर आई है, नई नई ताजी खबर है कि जनरल फैज हमीद आईएसआई के जो डीजी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, उनका ट्रांसफर हो गया और उनकी जगह जनरल नदीम आ गए हैं। इनका ट्रांसफर क्यों हुआ, इसकी भी 2-3 चीजें हैं। पाकिस्तान में जो अफवाह उड़ रही हैं, मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं, मैं उनसे बातचीत करता रहता हूं, उन्होंने मुझे 2-3 चीजें बताई हैं। तो ये मेरा एनालिसिस नहीं है, उनका एनालिसिस है। और वो लोग कहते हैं साहब, पहली चीज तो ये है कि हो ना हो, ये जो गए थे ना काबुल सरीना होटल, वो वीडियो याद है आपको? नहीं याद है तो मैं दोबारा दिखा देता हूं, देखिए। हाँ, ये जो गए थे वहां पे काबुल, ये अपने आर्मी चीफ की बिना अनुमति के पहुंच गए। इन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि जनरल कमर जावेद बाजवा से मैं परमिशन लूं कि सर मैं विदेश जा रहा हूं, मैं अफगानिस्तान जा रहा हूं तालिबान से बात करने के लिए, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं, मैं ये 4-5 काम करने के लिए जा रहा हूं। ऐसा मेरे पाकिस्तानी दोस्त कहते हैं कि जब ये काबुल पहुंच गए, तब जनरल बाजवा को यह पता लगा कि ये भाई तो काबुल पहुंच चुका है। ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। उसके बाद सबके सामने खुले इनकी फोटो आना, मुल्ला बरादर और तालिबान के साथ नमाज पढ़ते हुए। ये फोटो आप देखिए दोस्तों, आपको तस्वीर याद है? जनरल फैज हमीद DGISI नमाज पढ़ रहे हैं कंधार में। कंधार क्या है? तालिबान का दिल, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द तालिबान रेजिम, कंधार अफगानिस्तान। वहां पे बैठ के भाई नमाज पढ़ रहा है इनके साथ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई आर्मी चीफ इन सब फोटोग्राफ्स और वीडियोस को देख के अनकंफर्टेबल नहीं होगा तो क्या होगा? जनरल बाजवा भी अनकंफर्टेबल हो गए। तो जनरल बाजवा धीरे धीरे, अच्छा फैज हमीद का मन है कि वो आर्मी चीफ बन जाए पाकिस्तान का, सीधी सीधी बात है, वो चाहता है कि वो आर्मी चीफ बन जाए। और जनरल बाजवा नहीं चाहते कि फैज हमीद आर्मी चीफ बने, तो फैज हमीद को वहां से निकाल दिया गया, जनरल नदीम को लाया। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आपको याद होगा एक जमाने में मेजर जनरल आसिफ गफूर DGISPR हुआ करता था, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। वो मेरे साथ भी काफी झगड़े करे उन्होंने ट्विटर पे। आसिफ गफूर को भी इसीलिए हटाया गया क्योंकि आसिफ गफूर का मुंह बंद नहीं होता था। यह पाकिस्तानी जनरल्स की एक बहुत खास एक बात है कि अगर इनको एक अहम कुर्सी पे बैठा दिया जाए तो इनको वर्बल डायरिया हो जाता है, इनको बड़ी परेशानी हो जाती है। कई, सब नहीं, अब जनरल बाजवा है, जनरल बाजवा चुप रहते हैं, ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन कुछ हैं इनमें से जिनकी आदत है बहुत बोलने की मीडिया के सामने। जनरल आसिफ गफूर को भी हटा दिया गया, फिर बाद में वो लेफ्टिनेंट जनरल बने और अब किसी इनकॉन्सिक्वेंशियल सी पोजीशन में है, वो IIT शाइटी कुछ उसमें लगे हुए हैं, जिसका पाकिस्तानी फौज में कोई अहमियत नहीं है। अब जनरल फैज हमीद को भी इसीलिए हटाया गया, इन हरकतों की वजह से। इन हरकतों की वजह से जनरल फैज हमीद को हटा दिया गया। जनरल नदीम आए हैं, वो चार्ज टेक ओवर करेंगे और फिर जनरल नदीम को भी मैं कहता चलूं कि सर आप 2-3 हफ्ते कंफर्टेबल हो जाइए, सेटल हो जाइए, उसके बाद आप और मैं मिलेंगे फील्ड में, क्योंकि आपका मेरा पुराना रिश्ता है सर। आप और हम मिलेंगे फील्ड में, आप प्रोपेगेंडा करेंगे और हम उस प्रोपेगेंडा को बर्बाद करेंगे। खैर, तो ये बातें हो रही हैं दोस्तों। जनरल फैज हमीद का ट्रांसफर होना यानी कि लिटरली किक्ड आउट, निकाल दिया जाना ISI से, और जनरल नदीम का ISI के अंदर रहना। अब आप देखिएगा जब जनरल नदीम आएंगे ISI में, पूरा चार्ज लेंगे, ये चुप रहेंगे, ये ज्यादा नहीं बोलेंगे, इनकी फोटो ज्यादा नहीं आएंगी।
आप ये देख लीजिएगा, मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जनरल नदीम इतने फरफराते पंख फैलाते नहीं दिखेंगे, क्योंकि पंख फैलाने के चक्कर में ही और अपनी चोंच खोलने के चक्कर में ही जनरल फैज को किकआउट करा गया है, निकाला गया है। दोस्तों, अभी पहले मैंने डिस्कस करा था ना कि 172 रुपए का डॉलर पहुंच गया, 172 पाकिस्तानी रुपए का एक डॉलर। आप ये देखिए, पूरी दुनिया ने बिना एक गोली चलाए, पूरी दुनिया ने बिना एक गोली चलाए, कारण जो भी हो, अफगान डॉलर खरीद रहे हो, अफगानिस्तान भेज रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी स्टोरी हो, सच बात तो यह है कि डॉलर दुनिया की करेंसी है, सिर्फ अमेरिका की नहीं है, और बिना एक गोली चलाए पाकिस्तान के नकेल कस दी है। अब पाकिस्तान में हाहाकार हो रहा है और पाकिस्तानियों को यह बात समझ में नहीं आ रही कि ऐसा हो क्यों रहा है। और मैं बताता चलूं, इसके पहले मैं दूसरे पॉइंट पे जाऊं, अपने अगले पॉइंट पे जाऊं, मैं पाकिस्तानियों को यह बता दूं कि आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने भंगड़े डाले थे कि नहीं डाले थे? ओ तालिबान हमारे भाई हैं, ओ तालिबान आ गए। अभी भी उतनी खुशी हो रही है? आटा मिल नहीं रहा, चीनी गायब हो गई, घी मिल नहीं रहा आपको, गोश्त महंगा हो गया, अभी भी तालिबान तालिबान करना है। और करो तालिबान, और करो तालिबान। डॉलर 250 रुपए का हो जाएगा तब तक तालिबान तालिबान करते रहना। ये इसी की सजा मिल रही है। ये सजा एब्सोल्युटली नॉट की नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट का भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ रोल हो, मैं मना नहीं कर रहा इसमें। बात एब्सोल्युटली नॉट की नहीं है। बात यह है कि जो आपके लीडर हैं, आपका प्रधानमंत्री है, वो अपना मुंह बंद नहीं रख सकता। उसको जरूरी है हर तीसरे दिन किसी टीवी चैनल पर जाके बकवास करना। मैं बार बार ये बात कह चुका हूं और ये मैं पाकिस्तानी भाइयों बहनों को बता रहा हूं, और मैं दोबारा तिबारा ये बात कह रहा हूं। आपने कभी ये बात नोट करी है, आपने कभी देखा कि नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो कहीं जाके किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं? आपने कभी देखा ऐसा? आपने कभी देखा कि अमित शाह जी जो भारत के गृह मंत्री हैं, वो CNN BBC में बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे हैं? क्या जब पाकिस्तान, जिसकी जनसंख्या, जिसकी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश से कम है, उत्तर प्रदेश से कम है, उसके प्राइम मिनिस्टर को इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं, यह इंटरव्यू अगर वो चाहे तो दे सकता है CNN को? आपको लगता नहीं भारत का प्रधानमंत्री ऐसे चुटकी बजाए तो दुनिया के सारे टॉप मीडिया हाउसेस कल दिल्ली में बैठे होंगे कैमरा लेकर? लेकिन भारत के प्रधानमंत्री बात नहीं करते, क्योंकि हमारे लीडर आपके लीडरों की तरह हल्के नहीं हैं। आपके लीडर बहुत हल्के हैं, जैसे घास, सूखी घास का टुकड़ा हवा में उड़ता रहता है, उस प्रकार से बातें करते हैं लोग। तो उसका खामियाजा है। और बोलिए तालिबान 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 तालिबान, 250 रुपए का डॉलर हो जाएगा। तो ये GSP प्लस की बात कर लीजिए आप, जो कि यूरोपियन यूनियन से सीधा उसका ताल्लुक है। अमेरिकन सैंक्शंस की बात कर लीजिए, और चीन आपकी मदद कर नहीं रहा। जो चीन शहद से मीठी और आसमान से ऊंची, हिमालय से पता नहीं किस किस से ऊंची और कुएं से गहरी, जो भी है, चीन आपकी मदद नहीं कर रहा। CPEC एक सपना रह गया। CPEC अब बंद हो चुका है। अब हो सकता है दोबारा शुरू हो सकता है ना हो, हु नोस, मुझे नहीं पता। लेकिन बात यह है कि अब CPEC खत्म हो चुका है फिलहाल के लिए उसमें सेंध लग चुकी है। यह सब आपके जो लीडर्स हैं और आपकी फौज है, उसकी कारस्तानी है, जिसकी सजा पूरी 24 करोड़ के मुल्क को झेलनी पड़ रही है। दोस्तों, 15 अगस्त 2021 को तालिबान चढ़ गया काबुल पे और पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, और अब तो पंजशीर के ऊपर भी उसका, आप समझ लीजिए, कब्जा है ही। तो पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं, साहब, हरा दिया अमेरिका को। अरे हरा नहीं दिया दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि हरा नहीं दिया, ये तो होना ही था, हरा नहीं दिया। अगर ये कहते हैं पाकिस्तानी कि हरा दिया अमेरिकन को, तो भाई 20 साल से तालिबान क्या कर रहा था? छुट्टी पे था। 5 साल पहले क्यों नहीं हराया? 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले क्यों नहीं हराया उसने? अचानक एक दिन हरा दिया, और अमेरिकन लड़े भी नहीं। अमेरिकन ने तो गोली नहीं फायर करी तालिबान पे। ये कैसी लड़ाई है? तो पाकिस्तानी अपने आप से झूठ बोलते हैं शुरू से, जब से ये मुल्क बना है तब से अपने आप को हम गौरी की, गजनवी की, वो भी मैं बात आपको बताऊंगा गौरी गजनवी का नाम मैं क्यों ले रहा हूं। अब मैं आपको बताऊंगा मैं गौरी गजनवी का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपको पाकिस्तानियों को लगता है कि जंग ऐसे ही लड़ी जाती है कि पहाड़ों से एक आदमी आएगा, घोड़े पे बैठ के तलवार से ऐसे हिला के तलवार और लोगों की गर्दन काट देगा। आप, जंग ऐसे नहीं लड़ी जाती। मेरा सबसे पहला सवाल, $2 ट्रिलियन अमेरिका ने जंग पे खर्च करे अफगानिस्तान पे, सबको पता है, राइट? $2 ट्रिलियन, ये तो पाकिस्तानी भी मानते हैं, हिंदुस्तानी भी मानते हैं, अमेरिकन भी मानते हैं। ये पैसे गए कहां पे?
ये पैसे गए कहां पे दोस्तों? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे, हां, आप पाकिस्तानी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये पैसे गए कहां पे? ये पैसे वापस गए अमेरिका। ये पैसे वापस गए अमेरिका। कुछ 100-200 बिलियन उन्होंने जरूर खर्च करे होंगे अफगानिस्तान में, अफगान फौज को हथियार देने में, कुछ प्रोजेक्ट्स करने में, ये सब, लेकिन इसका 90% पैसा वापस अफगानिस्तान से होते हुए अमेरिका चला गया। जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स उड़े वो किस कंपनी ने बनाए? जो खाना सप्लाई करा वो किस कंपनी ने करा? जो गोला बारूद सप्लाई करा वो किस कंपनी ने करा? जो हवाई जहाज सप्लाई करे वो किस कंपनी ने करे? जो कॉन्ट्रैक्टर्स जमीन पे लगे वो किस कंपनी से लगे? यानी कि अमेरिकन कंपनियों को फायदा हुआ है, क्योंकि अमेरिका में सरकार जो है, गवर्नमेंट, वो ये सब नहीं बनाती, वो ये सब नहीं बनाती, प्राइवेट कंपनीज बनाती हैं सारे हथियार। और अमेरिका की इकोनॉमी काफी हद तक जंग पे चलती है, पूरी नहीं, काफी हद तक जंग पे चलती है। इसीलिए 1945 के बाद अमेरिका ने कभी शांति नहीं देखी, कभी पीस नहीं देखा। कहीं ना कहीं अमेरिकन ट्रूप्स डिप्लॉयड रहे हैं। क्या जो इराक में लड़ाई हुई थी अमेरिका जीत गया था? जो कोरिया में लड़ाई हुई थी क्या अमेरिका जीत गया था? क्या वियतनाम में लड़ाई हुई थी वो अमेरिका जीत गया? या इराक में लड़ाई हुई वो अमेरिका जीत गया? सोचिए। तो आपको क्या लग रहा था कि अफगानिस्तान में जो लड़ाई होगी अमेरिका यहां पे जीतने के लिए आया है? नहीं। $2 ट्रिलियन मैं आपको आज फिर बता रहा हूं, उसमें से कुछ पैसा अफगानिस्तान में लगा है, ज्यादातर पैसा वापस अमेरिका चला गया है। और शुरू से आइडिया ये था। अब मैं आपको 2-4-5 चीजें बताता हूं और मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इंडियंस और पाकिस्तानीज दोनों जो इसको देख रहे हैं। आई लीव इट टू योर गुड ऑफिसेस टू डिसाइड वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, वेदर इट इज प्रोबेबल और नॉट। जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको कुछ आंकड़े दे रहा हूं। आज से 3 साल पहले इमरान खान आता है, प्रधानमंत्री बनता है, वोट फिक्स होता है और सारी ऑपोजिशन पार्टीज ये कहती हैं कि इमरान खान नियाजी एक सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, रावलपिंडी, जीएचक्यू रावलपिंडी यानी कि पाकिस्तानी आर्मी का एक कठपुतली है। ठीक है दोस्तों, इमरान खान आ जाता है। इमरान खान के आने के कुछ समय के बाद 370-35 से हट जाता है, कश्मीर से आर्टिकल 370-35A हट जाता है। आर्टिकल 370-35A हटने के बाद इमरान खान ट्वीट करता है, इमरान खान लेक्चर देता है, इमरान खान बातचीत करता है, लेकिन इमरान खान कोई ठोस और पुख्ता कदम नहीं उठाता। पाकिस्तानी फौज कोई ठोस और पुख्ता कदम नहीं उठाती, कुछ करती नहीं पाकिस्तानी फौज। 8 लाख की फौज, न्यूक्लियर वेपन्स, सबसे बड़ा इनके लिए मुल्क का मामला कश्मीर। 75 साल से कश्मीर 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 कर रहा जो मुल्क, जब कश्मीर इनके हाथ से निकलता है मुल्क चुप रहता है, कुछ नहीं करता। क्यों? आप सोचिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्यों वो मुल्क कुछ नहीं करता? उसकी फौज, 8 लाख की फौज, 10 लोगों का एक इन्फेंट्री का सेक्शन नहीं भेजती लड़ने के लिए। लाखों की फौज तो छोड़ दीजिए, नहीं भेजती वो। वहां पे दोहा में मुज़ाकरात चल रही हैं, दोहा में बातचीत चल रही है। किसके बीच में? तालिबान के बीच में, अमेरिकन के बीच में, उसमें पाकिस्तानी भी शामिल है, उसमें सब कुछ शामिल है। धीरे धीरे क्या बात चल रही तालिबान से भाई? मुल्ला बरादर को यहां से छोड़ा जाता है 2018 में। मुल्ला बरादर को 2018 में पाकिस्तान की जेल से छोड़ा जाता है कि बेटा जाओ, जहाज में बैठो, बाल बाल बना के तालिबान के डेलीगेशन को लीड करो। वो मुल्ला बरादर जो आज की तारीख में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है तालिबान की सरकार में और जिसको गोली लगी थी, जिसके ऊपर अटैक हुआ था। ठीक है, अब अचानक बात होती है सीजफायर की, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि करीब 750 किलोमीटर का दायरा है, उसमें सीजफायर डिक्लेयर हो जाता है। इंडिया भी चुपचाप मान जाता है और किसी को बताया नहीं जाता, इंडिया में भी नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं, किसी को नहीं पता सीजफायर क्यों हुआ। अचानक एक दिन खबर आती है कि जी सीजफायर हो गया है, नहीं पता, हो गया, राइट। अब कुछ कुछ चीजें होती हैं दाएं बाएं, धीरे धीरे, ये नहीं करेंगे, एक इसके डायलॉग उसके डायलॉग, ये ट्रंप टाइम से चल रहा है, ये जो बाइडेन का खेल नहीं है, ये ट्रंप के टाइम से चल रहा है। धीरे धीरे लोग, इसने किसी के कान में कुछ बात बोली, दोहा में किसी ने कुछ बोला, दिल्ली में कुछ बात हुई, इस्लामाबाद में कुछ बात हुई, वॉशिंगटन में कुछ बात हुई। क्या बात हुई? सारी की सारी डिस्कनेक्टेड। एक दिन पता लगता है कि जो बाइडेन साहब आते हैं और कहते हैं कि हम जा रहे हैं यहां से। जो बाइडेन वहां से
अमेरिकन को लेकर 15 अगस्त को गायब हो जाता है। 15 अगस्त को ही तालिबान अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये चल क्या रहा है? मैं मानने को तैयार नहीं हूं दोस्तों कि इमरान खान नियाजी और कमर जावेद बाजवा जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, उनको नहीं पता था कि 370-35 से कश्मीर से हटने वाला है। मैं नहीं मान सकता ये बात। इट इज टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस। और हमारे बिजनेस में, हमारे धंधे में कोइंसिडेंस नहीं होता। यह बहुत ज्यादा कोइंसिडेंस है। इनको पता था, ये लोग चुप रहे। दिस इज पार्ट ऑफ अ लार्जर प्लान। इनको पता था, पाकिस्तानी मीडिया में भी इसके ऊपर बात हो चुकी है। और मैं आपको ये कड़ियां बता रहा हूं, जोड़ना आपके ऊपर है। दोस्तों सोचिए, इमरान खान नियाजी बनता है प्रधानमंत्री, 370-35 से हटता है कश्मीर में। पाकिस्तानी आर्मी कुछ नहीं करती, चुप। एक बंदा नहीं भेजती बॉर्डर पे लड़ने के लिए। इमरान खान हल्ला करता है, लेकिन हल्ला के अलावा कुछ नहीं करता, कोई फिजिकल एक्शन नहीं लेता। वो थोड़ा बहुत ट्रेड कम कर देंगे, ये सब कर देंगे, वो छोटी बातें। मुल्ला बरादर को जेल से छोड़ा जाता है और मुल्ला बरादर पहुंच जाता है दोहा। और बाद में सीज फायर होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल पर। ईस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान का हो जाता है शांत, वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान हो जाता है एक्टिव, यानी कि अफगानिस्तान बॉर्डर पे ड्यूरेंट लाइन पे। और अमेरिकन 15 अगस्त को चले जाते हैं। यह पूरा खेल है। और यह खेल क्यों हुआ है, अगेन मैं आपको बता दूं, जो मुझे लगता है, एंड आई एम ट्राइंग टू स्टिक माई नेक आउट हियर, आई एम स्टिकिंग माई नेक आउट हियर। हो सकता है मैं जो बोल रहा हूं गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका ऊब गया था। अमेरिका वहां से जाना चाहता था। अमेरिका का फोकस इंडो पैसिफिक पे और समुद्री जो एरिया था उस पर ज्यादा हो रहा था, क्वाड पे ज्यादा हो रहा था। ऑकस के बारे में किसी ने सुना ही नहीं था। अचानक एक शब्द आया सोशल मीडिया पे, ऑकस का तो कोई डिस्कशन ऐसा हुआ नहीं था पहले। ये अचानक कहां से आ गया ये? फिर पाकिस्तान में जो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के क्रिकेट टीम्स का वापस जाना, टूर कैंसिलेशन करना, और एंड में जो गेम चल रहा है, क्योंकि लोगों को यह पक्का पता है कि चीन अफगानिस्तान में आएगा। और सब के सब कहीं ना कहीं इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि चीन वहां पे आएगा। और चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, सबके दिमाग में एक ही चीज है कि अगर चीन अफगानिस्तान में आता है तो चीन का स्वागत अफगानिस्तान में कैसे किया जाए। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स या फिर चेस यानी कि शतरंज, दोनों एक ही किस्म के खेल हैं और दोनों में सिर्फ एक चीज मानी जाती है, एक चाल, शय और मात। जय हिंद।